हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए धर्मवीर भारती जी का चैप्टर है आपका ठेले पर हिमालय। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं ठेले पर हिमालय। बेटा जो लेखक हैं, लेखक बर्फ को देखते हैं और बर्फ को देख करके उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो उसी से इस ठेले पर हिमालय शीर्षक को निकालते हैं। तो देख लेते हैं बेटा, हम जान लेते हैं इसके बारे में। ठेले पर हिमालय काश दिलचस्प शीर्षक है ना। ये और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिलें लिए लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटें, उतर आओ, ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो। और नए कवियों, ठेले पर लादो, पान की दुकानों पर बिको। आगे समझ में? आगे देखते हैं। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आईं और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंध के हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन में हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोच छोड़ जाती है। उनके मन में हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूं क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। कहाँ गए थे? बर्फ को निकट से देखने के लिए कहाँ गए थे? कौसानी। ठीक है। नैनीताल के रानीखेत और रानीखेत के मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी के कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना क्रूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े खेत जो थोड़े से हों तो शायद अच्छे भी लगें, पर उनका एक रस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता है। फिर मजकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन प्रसन्न मुख वाले, ठीक है, प्रसन्न मुख वाले शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमेल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकिन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बायना कुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझी जैसा सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता
को तोड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी में अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो सारा दृश्य बदल गया। कोसी से बस चली तो सारा दृश्य बदल गया। शुड़ौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितना सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कोसी के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वरी की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमको और भी तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ रही थी त्यों त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। तब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए। तो कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक कौसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनाशक्ति योग लिखा था। गांधी जी ने यही अनाशक्ति योग लिखा था और कहा था, स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही हैं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आती गई त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर? शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, अर्थात हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे थे उन पर शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है, क्या सोचते हैं शुक्ल जी हमारे बारे में? यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला है। उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। स्तब्ध का अर्थ हो गया बेटा शांत। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं जहां उतरा वहीं के वहीं मैं पत्थर की मूर्ति के समान शांत खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की जो घाटी थी उस पर कितना सौंदर्य बिखरा हुआ था। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आँखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे।
इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे समझ में लगा, सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियां और वन क्षितिज कहेंगे बेटा पृथ्वी के लिए, ठीक है। तो हरे खेत और नदियां और वन पृथ्वी के धुंधलेपन में, नीले कोहरे में धुल जाते थे। वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर तक उन बादलों में निगाहें भटकती रहीं कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में और कौन चीज है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ यह है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा के इसी कत्यूर घाटी के पार वह नागाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। समझ आ गया बेटा? एक छोटा सा बाल स्वभाव अर्थात एक छोटा सा बच्चे के समान स्वभाव वाला जो पर्वत शिखर है वह बादलों रूपी खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ वह देखा। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। आगे समझ में? उसे बाल शिखर अर्थात छोटा पर्वत, ठीक है, बच्चे के समान छोटा पर्वत समझकर उसे किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े। आगे देखते हैं बेटा। पर उस क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे कौसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बगले के खान सामे ने बताया आप लोग बड़ी खुश किस्मत हैं। क्या बताया उसने? खान सामे ने क्या बताया कि आप लोग बड़े खुश किस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्तों भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया पर मैं मेरी पत्नी सेन शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थीं। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थीं, यह अगर बता पाता तो यह खरोच यह पीर। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर मैं यह बता पाता तो यह खरोच यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ के शिल
के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे तप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराना साधकों क्यों क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरे तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज अर्थात मन की पृथ्वी पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिमराशि बर्फ की राशि, ठीक है। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ। शाश्वत अविनाशी का अर्थ हो गया चिरस्थायी रहने वाली जो बर्फ है वो शिखरों पर जमी हुई है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए यह हिमालय की बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। क्या कहा है? चिरंतन हिम। आगे देखते हैं। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, जल घाटियों का छीड़ आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अंतकाल से अर्थात बहुत लंबे समय से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू करते हुए बहते रहते हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी नीली हो गईं। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत थे, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच कर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जागता, पर कुछ नहीं। यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठो। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई। तंद्रा अर्थात निंद्रा, ठीक है। निंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब, हम तो वंडर स्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम हर पर्सपेक्टिव हिमालय देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई
की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर, सिर अर्थात सिर के बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है। इसी से मैं भी सिर का बल खड़ा होकर हिमालय देखता हूँ। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। ठीक है, कहाँ पहुंचे? दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती नदी बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूबे थे, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। ये बर्फ की ऊंचाई बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर, हम कैसे चौराहों पर खड़े हुए हैं, कैसे ठेले पर लदकर। ठीक है, निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला देते हैं। निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था, कबहु कहो यह रहन रहोगो। क्या कहा था तुलसी ने? कबहु हो यह रहन रहेंगो। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा? वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं। नहीं बंदो, आऊँगा मैं फिर, लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? ठीक है बेटा, तो ये था आपका चैप्टर धर्मवीर भारती जी का ठेले पर हिमालय। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। तो धन्यवाद।